जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर। देखिए, आप लोगों की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर लें, उस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग कर लें जिससे हम लोगों को आसानी रहे। सवाल नंबर 12 है कि sin 2a बराबर है 2 sin a, sin 2a बराबर है 2 sin a cos a। sin 2a बराबर क्या है? 2 sin a cos a। तो हमको दिखाना है कि a का मान होगा। तो देखिए, हमारे पास दो तरीका है, एक तो है sin 2a, sin 2a बराबर है 2 sin a। तो sin 2a का फार्मूला होता है sin 2a का फार्मूला 2 sin a cos a, और 2 sin a ऐसे दिया है, 2 sin a से 2 sin a कैंसिल हो जाएगा, cos a बराबर बचेगा 1। cos के कितने अंश का मान 1 होता है? 0। a बराबर आ जाएगा 0 अंश। a बराबर 0 अंश यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि हम ये चारों विकल्प जो दिए हुए हैं, इनमें से हम इन विकल्प को क्या करवा देते हैं? संतुष्ट करवा देते हैं। जो ऑप्शन संतुष्ट कर जाएगा वो आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 tan थीटा, 4 tan थीटा इक्वल टू है 3। तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/4। सवाल हमारा दिया है 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपान 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। तो एक तरीका यह है कि tan थीटा के आधार पर एक त्रिभुज बना लें समकोण, और वहां से sin थीटा cos थीटा का मान निकाल लें। और दूसरा तरीका यह है कि अंश व हर में cos थीटा से भाग कर दें। sin को cos से भाग करेंगे, tan बन जाएगा भाग करने पर। तो यह आ जाएगा 4 sin थीटा अपान cos थीटा माइनस cos थीटा अपान cos थीटा। नीचे हो जाएगा 4 sin थीटा अपान cos थीटा और प्लस cos थीटा अपान cos थीटा। तो sin बटे cos क्या होता है? यह आ जाएगा 4 tan थीटा, और cos को cos से भाग करेंगे -1 अपान 4 tan थीटा और प्लस 1 आ जाएगा। tan थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है? 3/4। 3/4 हम लोग रख देंगे, 4 × 3/4 -1 और 4 × 3/4 + 1। 4 से 4 कैंसिल, 3 में से 1 जाएगा 2 और 3 और 1 4। 2 को 4 से भाग करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें सही हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है, दूसरे तरीके से आप निकालना चाहें तो ऐसे आप एक त्रिभुज बना लें, इस कोण को मान लें थीटा। tan थीटा बराबर दिया हुआ है 3/4। tan थीटा बराबर 3/4, तो लंब आपका 3, आधार आपका हो जाएगा 4। कर्ण अगर पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। अगर हम वैल्यू निकालेंगे sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण 3/5, और cos थीटा निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण यानी कि 4/5, और यहां उठा करके रख देंगे इसी में। तो इसकी वैल्यू हम लोगों को ज्ञात हो जाएगी, जो आपको आसान लगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिया हुआ है sec a + tan a, sec a + tan a × 1 - sin a का मान पूछ रहा है। सवाल दिया है sec a + tan a × है 1 - sin a। तो sec को हम तोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं 1/cos a, और tan a को लिख सकते हैं sin a/cos a, और ये हो जाएगा 1 - sin a।
ये आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। यहाँ दो वर्गों का अंतर जैसे दिया हो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर अपान कॉस ए। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए क्या हो जाएगा कैंसिल, एक कॉस ए बच जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। सवाल दिया है कि ये आर त्रिज्या सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण थीटा, अंश दिया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो हम लोग जानते हैं जैसे ये वृत्त है, ये आपका वृत्त है और ये इसका हो जाएगा केंद्र, और ये दो त्रिज्या हो जाएगी और ये चाप हो जाएगा, और इस भाग को हम क्या कह देंगे त्रिज्यखंड कहेंगे। और अगर ये त्रिज्यखंड केंद्र पर थीटा कोण बना रहा है, इसकी त्रिज्या r है, इसकी त्रिज्या क्या है r है, तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होगा, तो ध्यान देंगे आप ऐसे देखिए, ये निकालने के लिए जब 360 अंश का कोण बनता है तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। एक अंश का जब कोण बनेगा तो ये पाई आर स्क्वायर बटे 360, और थीटा अंश का कोण बनाएंगे तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बट थीटा से मल्टीप्लाई, थीटा इंटू 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा यानी थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अच्छा, कभी कभी इस तरह से भी दे देता है कि थीटा बटे 720 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर, ये इस टाइप का भी लिख देता है। कंफ्यूज करने के लिए अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस पर हम लोगों को ध्यान देना है। थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर या थीटा बटे 720 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 720 को 2 से भाग करेंगे 360 ही आएगा। अच्छा, अब क्या है, इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। कभी कभी पूछ लिया जाता है त्रिज्यखंड की लंबाई, त्रिज्यखंड की लंबाई या त्रिज्यखंड का परिमाप, परिमाप करके भी पूछ लेता है। तो ये हो जाएगा थीटा बटे 360 और टोटल परिमाप होता है 2 पाई आर। इस तरह से लिखा है, इसको L से लिखा जाता है, और L या आपका ये हो जाएगा थीटा बटे 180 गुणे पाई आर, गुणे पाई आर। इस हिसाब से अगर हम देखें त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला देखें तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाता है, अगर इसके पद में लिखना चाहें तो इसका फार्मूला हो जाएगा a बराबर हाफ L इंटू आर, हाफ L इंटू आर। इसको लिख दें पाई आर स्क्वायर इंटू आर, तो थीटा बटे 360 गुणे पाई आर मतलब 2 पाई आर। देखिए, अगर वो फार्मूला से निकालना चाहें तो ध्यान देंगे इसी में 1/2 L इंटू आर है ना, आर से गुणा तो थीटा बटे 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, और इसके स्थान पर हम लिख देंगे a। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि तो अगर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला पूछ रहा है तो थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर या थीटा बटे 720 गुणे 7 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर, या a बराबर हाफ इंटू L इंटू आर।
अगर त्रिज्यखंड का परिमाप पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। ये बराबर आ जाएगा थीटा बटे 180 गुणे पाई आर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक सुराही, सुराही आप लोगों ने देखा होगा। सुराही जो होता है नीचे, देखिए नीचे सुराही इस आकार का होता है ऐसे, और ऊपर ऐसे चला जाता है। इस तरह से सुराही बनती है ना। तो सुराही जो बनती, नीचे आपका गोला होता है और ऊपर का हिस्सा बेलन होता है। नीचे का हिस्सा गोला होता है और ऊपर का हिस्सा बेलन होता है। तो एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन होता है, एक गोला और एक बेलन। अच्छा, गोले के आयतन की बात करें, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठ ये दोनों एक ही होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन ये हो जाएगा, ये सब फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ कर्व सरफेस एरिया ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। बेलन, बेलन का अगर हम बात करें बेलन का, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर नीचे का और पाई आर स्क्वायर ऊपर का। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर या 2 पाई आर कॉमन ले लें तो एच प्लस आर इस तरह से। अच्छा, आयतन है तो उसका मात्रक क्यूब में होगा, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या मिलीमीटर क्यूब। और अगर क्षेत्रफल है तो उसका मात्रक मीटर स्क्वायर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन है 1 से 10 तक की संख्याओं, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य, माध्य मतलब समांतर माध्य, माध्य मतलब समांतर माध्य, माध्यक मतलब माध्यिका और बहुलक। तो 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याएं, तो 1 से बात करेंगे 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्या पूछ रहा है, पॉजिटिव ऑड नंबर्स, धनात्मक विषम संख्या। तो विषम संख्याएं हो जाएंगी आपकी, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। अब समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा x अपान n। तो यहाँ पदों को जब जोड़ेंगे 1 से 10 तक की विषम संख्या, तो 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 और कुल कितनी संख्या है 5। तो भाई देखिए 7 3 10 5 15 और 9 1 10, 15 10 25, 9 7 16 5 21 3 24 1 25, 25/5 यानी कि आ जाएगा 55 25। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। हाँ भाई, सांख्यिकी में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय परिवृत्त की माप है।
केंद्रीय परिवृत्त की माप जो होती है माध्यक को माध्य होता है, माध्यक होता है और बहुलक होता है। केंद्रीय परिवृत्त की माप, केंद्रीय परिवृत्त की माप जो होती है, केंद्रीय परिवृत्त की माप माध्य होता है, माध्य जिसको समांतर माध्य कहते हैं। माध्यक, माध्यक मतलब जिसको माध्यिका बोला जाता है, माध्यिका, और इसको समांतर माध्य मीडियन, और एक होता है बहुलक। तो ये तीन चीजें जो होती हैं वो केंद्रीय परिवृत्त की माप होती हैं। ये तीन चीजें केंद्रीय परिवृत्त की क्या होती हैं? माप होती है। इस टाइप का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पूछ रहा है कि 13, 15, 16, 19 और 20 इनकी माध्यिका होगा। तो भैया पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में। तो ये देखिए यहाँ आंकड़े 13 के बाद 15, 16, 17, 19, 20 इन्हीं बढ़ते हुए क्रम में लिखे हैं। लिखा है, अच्छी बात है, नहीं लिखा हुआ तो लिख लेंगे। तो पहले हम आंकड़ों को किस क्रम में लिखते हैं, आरोही या अवरोही। तो यहाँ चूंकि आंकड़े आपके लिखे हैं बढ़ते हुए क्रम में, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो लिखना पड़ता। 19, 20 पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 आपका सम हो जाएगा। तो सम के लिए माध्यिका का फार्मूला होता है n/2 वह पद का मान धन n/2 + 1 वह पद का मान बटे 2। अब अगर विषम होता, पदों की संख्या विषम होती, तब माध्यिका निकालना होता। विषम के लिए क्या होता है, n+1/2 वह पद का मान। ये सीधे सीधा हो जाता, जितनी संख्या होगी उसमें एक जोड़कर +1 कर देंगे। यहाँ 6/2 वह पद का मान धन 6/2 +1 वह पद का मान बटे 2। 6/2 यानी कि 3वें पद का मान 6/2 भाग करें 3 और 1 4, 4वें पद का मान और बटा 2। 3वां पद कौन है, 1, 2, 3, 3वां पद है 16 और 4वां पद है कितना, 17। 16, 17, 33, 33/2 यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। ध्यान देंगे, कह रहा है कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 तब माध्यिका होगी। तो एक फार्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य। बहुलक माध्यिका और माध्य में संबंध होता है। बहुलक माध्यिका और माध्य में संबंध होता है कि 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य। 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य। माध्यिका को माध्यक भी बोला जाता है। तो यहाँ प्रेक्षणों का माध्य मतलब समांतर माध्य। प्रेक्षणों का माध्य दिया है 27, माध्य दिया है 27 और बहुलक दिया है 45। माध्यिका पूछ रहा है तो बहुलक आपका 45 हो गया। 3 माध्यिका निकालना है, यानी याद करना है -2 और माध्य कितना दिया है 27। 45 3 गुणे ME 27 गुना 54। उधर 54 है, माइनस में तो इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा 3 गुणे ME। तो 45 और 54 ये आपका 99 और उधर 3 गुणा में इधर आ जाएगा भाग में। तो ME बराबर आ जाएगा 33 3 99, यानी माध्यिका हो जाएगी 33। ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये फार्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। कह रहा है जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी विषम संख्या, पासे को अगर फेंका जाएगा तो कुल स्थितियां बनती हैं। अगर हम पासे को फेंकें तो कुल स्थितियां जो बनती हैं पासे के उछाल में कुल स्थितियां बनती हैं, या तो 1 आएगा तो 2 आएगा, 3 4 5 और 6। भाई पासे को उछाला जाएगा तो या तो 1 अंक ऊपर आएगा, या तो 2 अंक ऊपर आएगा, या 3 4 5 और 6। तो कुल स्थितियां, कुल संभव स्थितियां कितनी बन जाती हैं? NS बराबर 6। कह रहा है 3 से छोटी विषम संख्या, तो 3 से छोटी विषम संख्या केवल 1 प्राप्त होगा। 3 से छोटी विषम संख्या केवल क्या प्राप्त होगा? इसको सैंपल स्पेस प्रतिशत समष्टि कहते हैं। तो E बराबर आपका आ जाएगा केवल 1 प्राप्त होगा। तो अगर हम बात करेंगे NE बराबर आ जाएगा 1 संख्या है। अब प्रायिकता का फार्मूला होता है P बराबर होता है अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। अनुकूल स्थितियां आपकी 1 है, कुल स्थितियां आपकी 6 है, तो इस हिसाब से आपकी प्रायिकता हो जाएगी 1 बटे 6। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अब खंड बा हम लोग चलते हैं। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग बहुविकल्पीय क्वेश्चन कर रहे थे, केवल OMR पर भरने वाले क्वेश्चन। अब हम 2 नंबर के प्रश्नों को करेंगे। ये आपका पहला जो सवाल है वास्तविक संख्याओं का सवाल है। पूछ रहा है भाज्य संख्या। तो पहले हम भाज्य समझ ले और अभाज्य समझ ले। भाज्य किसे कहते हैं? जो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, माने वो संख्या 1 से विभाजित हो रही, स्वयं से विभाजित हो रही है, इसके अलावा भी किसी न किसी से विभाजित हो जाए, उसको भाज्य कहते हैं। और अभाज्य किसे कहते हैं? जिसके केवल 2 गुणनखंड। अभाज्य केवल 2 गुणनखंड, माने केवल 2 संख्याओं से विभाजित हो, एक तो 1 और दूसरा स्वयं। अब हमसे पूछ रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 धन 7। अगर हम देखें तो ये 3 गुणे 5 धन 1 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये संख्या स्वयं से तो विभाजित हो ही रही है, 1 से विभाजित हो रही है, और इसके अलावा 7 से भी विभाजित हो रही है, और भी कई संख्याओं से विभाजित हो रही है, लेकिन केवल हम 2 से ज्यादा गुणनखंड दिखा ले जाए बस, है ना। तो एक तो संख्या स्वयं से अपने आप टोटल वैल्यू से विभाजित हो जाएगी, दूसरी ये 1 से विभाजित हो जाएगी, और तीसरी इसके अलावा इसके आगे 7 लिखा है तो ये 7 से भी विभाजित हो जाएगी। अतः ये संख्या आपकी क्या है? भाज्य है। तो आपको यही लिख देना है कि संख्या 1 और स्वयं के अलावा इसको गुणा करके लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा वैल्यू आ जाती है तो उसको सॉल्व करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। केवल करेंगे क्या? इसमें से 7 कॉमन ले लो, इसमें से 7 क्या ले लें? कॉमन। तो 3 गुणे 5 धन 1 इतना आ जाएगा। तो लिख देंगे संख्या 1 और स्वयं के अलावा 7 से विभाजित हो रही है, अतः इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, जिससे ये संख्या भाज्य है। यही आप इधर लिख देंगे। स्पष्ट करना था ना, 2 नंबर का सवाल है।
सफेद वाली नहीं दिख रहा है। अगला सवाल दिया है cot थीटा बराबर है 7/8। cot थीटा बराबर दिया है 7/8, सो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम cot थीटा का मान दिया, तो एक तरीका यह है कि इससे त्रिभुज बना करके साइन और cos की वैल्यू निकाल लें, समकोण त्रिभुज बना करके, लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाएगा, उसमें हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। यहाँ ऊपर दो वर्गों का अंतर लगा देंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आपका साइन स्क्वायर। cos बटे साइन होता है cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा मतलब cot थीटा का होल स्क्वायर, और cot थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 7/8 का होल स्क्वायर, 7 7 49 और 8 9 64। तो इसका मान आ जाएगा कितना 49/64। सवाल दिया है कि दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का आयतन, दो घन है और प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। अब इनको हम संलग्न फलकों को मिलाकर के आपस में जोड़ देते हैं, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो ध्यान देंगे, जैसे घन का आयतन, एक घन का आयतन दिया हुआ है, एक घन का आयतन, प्रत्येक घन का आयतन कितना दिया है, प्रत्येक घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब बराबर 64, यानी a क्यूब बराबर होता है 64, तो a बराबर आ जाएगा घनमूल 64, घनमूल 64, 64 का घनमूल आता है 4, यानी कि घन की भुजा 4 हो जाएगी। अब उनके जब संलग्न फलक को जोड़ेंगे तो जैसे मान लो ऐसे जोड़ दिया गया, तो इसकी भुजा 4 थी, ये 4 थी, तो अब जो लंबाई होगी अब हो गई 8, चौड़ाई आपकी कितनी रहेगी, चौड़ाई आपकी 4 ही रहेगी। पहले घन तो था, पहले घन था तो घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, और एक साइड जब एक फलक को जोड़ दिया जाएगा तो अब लंबाई में अंतर आ जाएगा, लंबाई 8 हो जाएगी, लेकिन चौड़ाई आपकी 4 ही रहेगी और ऊंचाई भी 4 ही रहेगी। अब घन का पृष्ठीय घनाभ का, अब घनाभ बन जाएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB प्लस BH धन HL। L का मान 8 4, B का मान 4 4, H का मान 4 और लंबाई हो जाएगी 8। 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 32 32 होता है 64, 64 और 16 हो जाएगा 64 6 70 10 80 और 80 दूना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान देंगे। हाँ, घनाभ का आयतन जो होता है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है LBH, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये लिखा ही है, घनाभ का विकर्ण होता है, ये फार्मूला आप लोग मेंसुरेशन का याद कर ले बेहतर रहेगा, √L² धन B² धन H²। अच्छा, घन का आयतन होता है, घन का आयतन तो लिखा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है क्या 6 × भुजा स्क्वायर,
और घन का विकर्ण होता है a√3 यानी भुजा √3। ये सब फार्मूला आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, माध्य का सवाल दिया हुआ है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्यिका और बहुलक से सवाल पूछे जाएंगे। इसको आप लोग अगर ना तैयार हो तो रिवीजन कर डालिए, तैयार कर लीजिए, अधूरी तैयारी करके मत जाइएगा। दिया हुआ है निम्नलिखित आंकड़ों, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का सवाल दिया है। सांख्यिकी से लगभग 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ऐसे अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक पूछा जा सकता है, और दूसरा है वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो इसमें आपका इसमें दिया हुआ है एक वर्ग अंतराल, एक कॉलम आपका बनेगा वर्ग अंतराल का, दूसरा कॉलम बनेगा इसका हम लोग मध्यमान निकालेंगे जिससे हम x बार कहेंगे, सॉरी x कहेंगे या xi लिख देंगे। तीसरा कॉलम बनेगा इसकी बारंबारता का, और बारंबारता को हम f यानी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। फिर चौथा कॉलम बनेगा f×x का, जब समांतर माध्य निकालना होता। अच्छा, कभी कभी पद वितरण विधि और लघु विधि से भी समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कह दिया जाता है। वर्ग अंतराल दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। अब 10 और 20 आधा करेंगे, जोड़ेंगे दोनों, 10 20 10, 10 और 20 30, 30 का आधा 15, 30 20 50 का आधा 25, 40 30 70 का आधा 35, 40 50 90 का आधा 45। ऐसे 10 बढ़ाते जाओ, ये 55 हो जाएगा और ये हो जाएगा 65 आ जाएगा। अब हम बारंबारता, हमारे सामने दी हुई फ्रीक्वेंसी 2 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है। अब हम इसका गुणा करेंगे तो 15 दूना हो जाएगा 30, 25 सत्ते 175 हो जाएगा, और 12 पंचे 60 और 12 तेईं 36, 6 42 420 हो जाएगा। 15 पंचे 75 और 15 चौका 60 और 7 67 हो जाएगा। 8 पंचे 40 और 8 पंचे 40 और 4 44 हो जाएगा। 6 पंचे 30 और 6 36 और 3 39 हो जाएगा। अब हम इन सबको जोड़ देंगे, सिग्मा fx ये हो जाएगा पदों का योग टोटल, और ये आ जाएगा सिग्मा f यानी बारंबारताओं का योग। तो अब जोड़ लो, 7 2 9 12 21, 21 और 15 36, 6 42 और 8 50 हो जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं, 5 5 10, 9 1 10, 10 4 14, 14 7 21, 21 2 23, 23 7 30, 30 और 3 33, 4 3 7 3 10, 6 16, 16 4 20, 20 और 1 21, 2130 आ जाएगा जोड़ने पर। अब अगर हम समांतर मान चेक कर लीजिएगा, थोड़ा जोड़, और कहीं कोई दिक्कत होगी तो सुधार लीजिएगा। x बार बराबर हो जाएगा सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा fx का मान 21 30 और सिग्मा f का मान है 50। 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 5 20 और 5 19 10 और 5 36, यानी समांतर मान हो जाएगा 42.6। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है बिंदु -4 बिंदु A 6 -10 और B 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अगर एक बिंदु आपका क्या है, एक बिंदु आपका है x1, y1 और दूसरा बिंदु है x2, y2। और अगर कोई बिंदु आपका P इस प्रकार से है जो इसको x, y में अंतर विभाजित करता है, तो x बराबर होता है m1 x1 धन m2 x2 अपान m1 प्लस m2, और y बराबर क्या हो जाता है m1 y2 धन m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अगर यही मध्यबिंदु हो जाता है, मध्यबिंदु के लिए अगर एक बिंदु P मध्यबिंदु हो जाए तो x बराबर होगा x1 प्लस x2 अपान 2 और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 अपान 2। अगर बाह्यता विभाजक एक बिंदु कहीं बाहर हो जाए तो ये जहां प्लस लगा है वहां माइनस हो जाएगा, वहां क्या हो जाएगा माइनस। तो कह रहा है बिंदु -4, 6 बिंदु -4, 6 इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले जोड़ने वाले A का निर्देशांक है -6, 10 और B का निर्देशांक है 3, -8 और x के जगह पर -4, x के जगह पर -4 और y के जगह पर 6 दिया हुआ है। तो x बराबर हो जाएगा m1 x2 धन m2 x1 अपान m1 प्लस m2। यहाँ x की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू दी हुई है -4, m1 का मान नहीं पता है, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। m1 x2 का मान दिया हुआ है 3, m2 का मान नहीं पता है, x1 का मान आ जाएगा -6 अपान m1 प्लस m2। मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई -4m1 -4m2 बराबर ये आ जाएगा 3m1 -6m2। m1 को एक तरफ कर दें -4m1 3m1 और इधर -4m2 उधर जाएगा +4m2 और -6m2। तो ये 4 और 3 -7m1 ये हो जाएगा -2m2। माइनस माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, m1 बटा m2 बराबर 2/7। प्लस में आया ना तो अंतर विभाजन, अगर यही माइनस में अनुपात आ जाता तो बाह्यता विभाजन में चला जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हैं। देखिए x, y एक बिंदु है, x, y क्या है, x, y एक बिंदु है, x, y 3, 6 से दूरी और -3, 4 से दूरी, समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर है। इसको O मान लें, इसको मान लें P और इसको मान लें Q, है ना। तो समदूरस्थ कहने का मतलब ये हुआ कि OP बराबर है OQ। O का निर्देशांक x, y है ना, O का निर्देशांक x, y, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला होता है कि अगर x1, y1 तथा x2, y2 और इनके बीच की अगर दूरी निकालनी हो, d बराबर होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर धन y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा क्या x - 3 का होल स्क्वायर धन y - 6 का होल स्क्वायर। इसमें अगर देखेंगे तो यहां हो जाएगा x और -3 करेंगे तो +3 हो जाएगा, x + 3 का होल स्क्वायर धन y - 4 का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों में वर्गमूल लगा है, हटा दो x - 3 का होल स्क्वायर धन y - 6 का होल स्क्वायर बराबर x + 3 का होल स्क्वायर धन y - 4 का होल स्क्वायर। इसको खोल देते हैं, x का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर -2 × x × 3
धन y का स्क्वायर धन 6 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे y गुणे 6 बराबर x का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर धन 2 गुणे x गुणे 3 y का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे y गुणे 4 x के स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर उधर भी प्लस में बराबर इधर स्क्वायर करेंगे कैंसिल हो जाएगा 3 का स्क्वायर भी कैंसिल y स्क्वायर भी कैंसिल। चलिए 2 3 6 माइनस 6x धन 6 कहा 36 6 दूनी 12y ये 2 3 6x धन 4 चौक 16 माइनस 4 दूनी 8y एक तरफ कर दें x को y को एक तरफ कर दें तो माइनस 6x माइनस 12y और इधर माइनस 8 उधर माइनस 8y इधर आएगा प्लस 8y बराबर माइनस 36 और प्लस 16 माइनस 6 माइनस 12x और 12y में से 8y जाएगा माइनस 4y माइनस 36 और प्लस 16 माइनस 20 4 से भाग माइनस 4 से भाग कर दें 4 3 12 धन y बराबर 5 चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए और इससे जुड़े हुए फार्मूले को याद कर लीजिए। जय हिंद। कल मिलेंगे फिर।